अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। होप सो आप सब बखैरियत होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि व्हाट इज़ सेल साइकिल। सेल साइकिल पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों महसूस होती है। बेसिकली सेल साइकिल एक रिप्रोडक्शन साइकिल है। अब रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन बायोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ टर्म्स के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम डीएनए के नाम से जानते हैं, वो डीएनए का मटेरियल अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपने आप को अगली नस्ल में शो कर रहा है। या अगर सेल रैप्चर हो चुका है या सेल डेड हो चुका है तो नया सेल बनाने के लिए वो अपने आप को शो कर रहा है। एक रिप्रोडक्शन का मतलब ये है। दूसरा मतलब ये है कि सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने आप को दोबारा से रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तीसरा मतलब रिप्रोडक्शन का है कि एक इंडिविजुअल अपने जैसा इंडिविजुअल बनाने के लिए रिप्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम 4th चैप्टर के अंदर रोडोल्फ विचू के नज़रियात को देखें, उसने कहा था कि ऑल सेल्स कम फ्राम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। जितने भी मौजूदा सेल्स हैं वो इससे पहले मौजूद ज़िंदा सेल से ही वजूद में आए हैं। इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए हम रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट को पढ़ते हैं, हम सेल के तौर पे, सेल लेवल पे रिप्रोडक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं। तो अब हम डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ सेल साइकिल। बेसिकली सेल साइकिल इवेंट्स की एक सीरीज़ है जिसमें जब एक सेल पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग आती है, चेंजिंग होने के बाद वो 2 सेल्स के अंदर या 4 सेल्स के अंदर किस तरह डिवाइड हो रहा है, इन तमाम इवेंट्स को स्टडी करने का नाम सेल साइकिल रखा गया है। अगर हम इंग्लिश के अंदर बात करें तो डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक पे। द सेल साइकिल इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट फ्रॉम द टाइम ए सेल इज़ प्रोड्यूस, जिस वक्त एक सेल पैदा हुआ था उस टाइम से लेके अनटिल इट कंप्लीट्स माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स, जब तक कि ये माइटोसिस कंप्लीट नहीं कर लेता और नए सेल्स पैदा नहीं कर लेता, उस वक्त तक के अमल को हम सेल साइकिल का नाम देते हैं। अगर हम सेल साइकिल को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि सेल साइकिल को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक का नाम रखा है इंटरफेज, दूसरे को हम कहते हैं माइटोटिक फेज। ठीक है, तो इंटरफेज जो है वो बहुत ही लंबा पीरियड होता है और माइटोटिक फेज एक शॉर्ट पीरियड है। अंदाज़ा लगाया गया है कि इंटरफेज सेल साइकिल का 90% ऑक्यूपाई करता है, जबकि माइटोटिक फेज सिर्फ 10% ऑक्यूपाई करता है। क्योंकि इंटरफेज में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होना होती है। इंटरफेज के दौरान सेल ने साइज़ में इंक्रीज़ होना होता है, सेल ने क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज़ करना होता है, सेल ने डीएनए को इंक्रीज़ करना होता है, सेल ने एंजाइम की सिंथेसिस करनी होती है। इसलिए इंटरफेज़ का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है और माइटोटिक फेज़ का ड्यूरेशन कम होता है। ठीक है, तो इंटरफेज़ की जब हम बात करते हैं तो इंटरफेज़ को फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। G1 फेज़ जिसको हम गैप 1 भी कहते हैं, S फेज़ जिसको हम सिंथेसिस फेज़ कहते हैं, और G2 फेज़ जिसको हम सेकंड गैप फेज़ भी कहते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ G1 फेज़। अब जब एक सेल पैदा होता है, अब उसकी बारी है वो अपने जैसे नए सेल्स पैदा करें, तो इसके लिए वो G1 फेज़ में दाखिल होता है। तो G1 फेज़ में जब वो दाखिल होता है तो उस दौरान प्रोटीन की सिंथेसिस इंक्रीज़ कर दी जाती है। उस दौरान जेनेटिक मटेरियल को क्रोमोसोम की शक्ल दी जाती है। उस दौरान बहुत सी ऑर्गेनेल्स का नंबर इंक्रीज़ कर दिया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। और उस दौरान सेल साइज़ में इंक्रीज़ होता है, मतलब सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए पहले तैयार कर रहा है। ठीक है, और इस दौरान बहुत से एंजाइम भी तैयार होते हैं, वो वाले एंजाइम जिन्होंने प्रोटीन की रेगुलेशन को, प्रोटीन की तैयारी को कंट्रोल करना है, जिन्होंने स्पिंडल फाइबर बनाने हैं, जिन्होंने क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन के अंदर अपना रोल प्ले करना है, वो सारे के सारे एंजाइम G1 फेज़ के अंदर ही तैयार किए जाएंगे। यहाँ पे आपको इंटरफेस की एक डायग्राम नज़र आ रही है। ये इंटरफेस G1 फेज़ से स्टार्ट हो रही है जिसको सेल ग्रोथ का नाम दिया है, फिर उसके बाद S फेज़ जिसमें डीएनए सिंथेसिस का लिखा गया है, फिर G2 फेज़ सेल ग्रोथ, ये भी सेल ग्रोथ ही है मगर इसमें ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है। उसके बाद माइटोटिक फेज़ स्टार्ट हो जाती है। अब माइटोटिक फेज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वो हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा डीपली यही वाली डायग्राम एक्सप्लेन की गई है। G1 फेज़ में सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव,
डुप्लीकेट्स इट्स ऑर्गनली एंड साइटोसोलिक कंपोनेंट का मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी कंपोनेंट पाए जा रहे हैं उनको इसने डुप्लीकेट करना है। कौन कौन से कंपोनेंट? वो इसका साइटोस्केलेटन होता है, वो उसके सेंट्रियूल्स वगैरह होते हैं। अब एस फेज के अंदर उन्होंने लिखा है कि डीएनए इज रेप्लिकेटेड, ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट टू फॉर्म 2 सिस्टर क्रोमेटिड हेल्ड एट ए सेंट्रोमियर। अब बेसिकली होता क्या है कि जब एस फेज में एक क्रोमेटिन मटेरियल जो पहले क्रोमेटिन की शक्ल में था वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं उस शक्ल में आ जाता है। अब एक थ्रेड वाले क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को डबल थ्रेड वाले क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड या फिर क्रोमोसोम। फिर उसके बाद आती है G2 फेज, एंजाइम्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस अकर, एटीपी प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट एंड सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट। ठीक है।